सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले अध्याय में देखा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज हम इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स, इसका पहला भाग हम लोग देखने जा रहे हैं। इस भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि उत्पादक के जो प्रमुख 4 कारक है, उसमें लैंड, भूमि, लेबर, श्रम, उसके बाद में पूंजी जिसमें स्थायी और कार्यशील पूंजी, और अंत में इन चारों को इकट्ठा करने वाला जिसे हम लोग कहते उद्यमी। आज हम लोग इस अध्याय में मुख्य रूप से मानव संसाधन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। किसी भी देश के लोग उस देश के लिए संसाधन के रूप में कैसे साबित होते हैं, उन बातों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज अ रिसोर्स, मतलब किसी भी देश की जनसंख्या जो है, लोग है, वो एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं, उन्हीं बातों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग सामान्यतः मानव संसाधन कहते हैं। अब प्रश्न ये निर्माण होता है कि क्या सभी लोगों का देश के उत्पादन में समान योगदान होता है? एक संसाधन के रूप में सभी लोग अपना समान रूप से योगदान दे सकते हैं? इनका उत्तर ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। किसी देश की जनसंख्या मानव पूंजी में कब बदल जाती है? प्यारे बच्चों, हर एक देश को जनसंख्या होना बहुत ही आवश्यक है। उस देश के विकास के लिए जनसंख्या का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन प्रश्न ये निर्माण होता है कि उस देश की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसी है, उस पर उस देश का विकास निर्भर है। इस पर आधारित भी कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या को मानव पूंजी में, अब मानव पूंजी क्या होता है, इसको विस्तृत रूप में आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा जो एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे में, मानव संसाधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। बाकी जो संसाधन है, जैसे अभी हमने कहा भूमि है, श्रम है, या अभी जो हम लोग पूंजी की बात की, कच्चा माल की बात की, वो जो चीज़ें हैं, इन संसाधनों की तुलना में मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मानव के पास क्या है, स्किल है, प्रतिभा है, ज्ञान है, कुशलता है, और इसी के कारण मानव ही ऐसा एक संसाधन है जो इन सभी अन्य संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या उस वस्तुओं को वो उपयोग के अनुकूल बनाता है। मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता क्यों है? मतलब जब किसी देश की जनसंख्या को हमें मानव पूंजी में परिवर्तित करना है, तब उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ जो चीज़ें हैं वो सकारात्मक तौर पे हमें करनी है। वो क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। वह कौन से क्षेत्र है जिसमें हमें निवेश करना चाहिए ताकि किसी देश की जनसंख्या मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाए, और उसके लाभ क्या होंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे संक्षिप्त में, अगले चैप्टर में इसको आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं कौन सी है, उसके कुछ उदाहरण के साथ हम लोग देखेंगे। उसके बाद में आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, या दोनों की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। किसी भी देश की जनसंख्या मात्रात्मक होने की अपेक्षा तुलनात्मक, माफ कीजिए, मात्रात्मक होने की अपेक्षा
कितनी गुणवत्ता युक्त है, उस पर उस देश का विकास निर्भर होता है। किस देश को कितनी जनसंख्या ये मायने नहीं रखती है, लेकिन वो जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है और उस गुणवत्ता के जो आधार है या गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले घटक कौन से हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे बेरोजगारी किसे कहते हैं और उसके प्रमुख प्रकारों की हम लोग यहाँ जानकारी हासिल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग शुरू करते हैं संसाधन। जब हम लोग किसी देश के जनसंख्या को संसाधन के रूप में लोग इस टर्म को यूज करते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश की कार्यरत लोगों का वर्णन करने का यह तरीका है। मतलब उस देश में जितने भी लोग हैं, उस लोगों में उत्पादन कौशल, प्रोडक्टिव स्किल क्या है, प्रोडक्ट करने की स्किल क्या है और कैपेसिटी क्या है और कितने लोग इस क्षेत्र में कार्यरत है, उसे हम लोग उस देश के संसाधन कहते हैं। उस पूरी जनसंख्या को संसाधन कहते हैं। जनसंख्या को उत्पादक के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल दिया जाता है। जब हम लोग किसी देश की जनसंख्या उस देश के उत्पादक है ये मानते हैं, तो उस देश की जनसंख्या द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, जीडीपी में उसका समावेश किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? देश के नागरिकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले श्रम और संपत्ति द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। मतलब उस देश के सीमा के अंतर्गत जितने भी लोग अपना श्रम देते हैं या उनकी जो भी संपत्ति है और उस वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य का सिंपल मीनिंग यहाँ पर होता है कि अगर कोई चीज़ बनने के लिए मान लेते हैं 8 रुपये लग रहे हैं, जिसको हम लोग फैक्टर प्राइस कहते हैं, और उसके बाद में दूसरी मार्केट प्राइस होती है। तो जैसे 2 रुपये लैंड के लिए लगा दिए, 2 रुपये श्रम के लिए लगा दिए, 2 रुपये आपके पूंजी के लिए, कच्चा माल लेने के लिए, और 2 रुपये उद्यमी अपना प्रॉफिट ले रहा है। इस प्रकार से उस चीज़ को बनने के लिए 8 रुपये लग रहे हैं। लेकिन जब वो मार्केट में जाती है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है। मान लेते हैं उसके ऊपर 2 रुपये सरकार टैक्स लगाती है और इस प्रकार से वो उपभोक्ता को 10 रुपये में वो चीज़ बेची जाती है। दैट इज़ द मार्केट प्राइस। तो उसका मूल्य इसमें जोड़ा जाता है, दैट इज़ द सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, मानव पूंजी निर्माण कैसे होते। मैंने पहले ही प्रस्तावना में कहा था कि किसी भी देश की जनसंख्या को मानव पूंजी में कैसे बदल दिया जाता है या कैसे परावर्तित किया जाता है या कैसे उसमें परिवर्तन लाया जाता है, क्योंकि हर एक जनसंख्या के पास में कोई विशेष स्किल नहीं होता है। उसके लिए कुछ अलग फैक्टर जैसे शिक्षा है या उसको कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, प्रशिक्षण लेना पड़ता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तब जाके वो जनसंख्या या उस देश के लोग एक मानव पूंजी में, और यही मानव पूंजी का उपयोग करके हम लोग देश का विकास कर सकते हैं। तो जब विद्यमान मानव संसाधन को, मतलब देश में जितने भी लोग हैं वो सभी, और लोगों को और अधिक शिक्षा, तो क्या देना चाहिए? उन्हें शिक्षित करना चाहिए, बेहतर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण हो सकते हैं, इसमें किसानों को भी हम लोग प्रशिक्षण दे सकते हैं, मजदूरों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, कई सारे लोगों को हम लोग प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मतलब लोगों को जब हम लोग शिक्षित करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और उनके स्वास्थ्य सुविधा, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, तब
वो जो मानव है वो एक स्किल पर्सन, उद्यमी व्यक्ति करके उभर कर आता है और उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्वास्थ्य के दृष्टि से वो मजबूत होने के कारण किसी भी क्षेत्र में वो अच्छी तरह से अपना योगदान दे सकता है। तब जाके वो सही मायने में वो मानव पूंजी बन जाती है इस देश की, इस राष्ट्र की। तो इस प्रकार से शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के जरिए हम लोग किसी भी देश की जनसंख्या को मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं, मानव पूंजी में उसको निर्माण कर सकते हैं, जो भौतिक पूंजी के भांति देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि। डेफिनेटली जब वो व्यक्ति शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा और उसका स्वास्थ्य अगर ठीक है तो डेफिनेटली जिस प्रकार से अन्य संसाधन देश के उत्पादन में अपना योगदान देते हैं वैसे ही मानव बहुत अच्छी तरह से योगदान देगा और देश की जो उत्पादन शक्ति है, जो प्रोडक्टिविटी है, डेफिनेटली वो इंक्रीज करने में अपना योगदान दे सकता है। यही मानव पूंजी। मानव पूंजी दूसरा तीसरा कुछ नहीं है कि किसी भी देश की सामान्य जनसंख्या को जब हम लोग अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे इस पर हम लोग ध्यान देते हैं या वो सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया कराते हैं, तब वो जो साधारण व्यक्ति है वो एक मानव पूंजी में परिवर्तित होता है। दैट इज द मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता क्यों है? प्यारे बच्चों, ये मानव को एक विशेष संसाधन बनाने के लिए, जिसे हम लोग मानव पूंजी कहते हैं, उसको उसकी आवश्यकता क्यों है और वह कौन से क्षेत्र है जिसमें निवेश करना आवश्यक है और उसके क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता क्यों है। तो प्यारे बच्चों, मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता इसलिए है कि देश के लोगों को कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, मतलब उस देश की जनसंख्या को स्किल पर्सन बनाने के लिए, उसमें वो सारी गुणवत्ता आ जाए, जो उत्पादन की शक्ति को इंक्रीज किया जाए, उसमें वृद्धि किया जाए, उसमें बढ़ाया जाए। तो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी उसकी बढ़ाने के लिए ये मानव पूंजी में निवेश आवश्यक है। दूसरा है उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। डेफिनेटली अगर वो मानव पूंजी में हम लोग निवेश करेंगे, मतलब उनको अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छी प्रशिक्षण देंगे और अच्छा स्वास्थ्य रखने की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराएं, तो डेफिनेटली उसकी जो काम करने की क्षमता बढ़ेगी और उसकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो डेफिनेटली देश के उत्पादन में वृद्धि होगी, देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा, जो आय में वृद्धि करने के लिए, तो मानव पूंजी में निवेश करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि किसी भी व्यक्ति को जब वो शिक्षित प्रशिक्षित हो जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाता है, कहीं पर उसे रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है, तो उसके आय में वृद्धि होती है और साथ साथ देश के आय में भी वृद्धि होती है। और इसीलिए आय में वृद्धि करने के लिए हमें देश के अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए हमें मानव पूंजी में निवेश करना आवश्यक है। इसके अलावा है स्वस्थ मानव संसाधन का निर्माण करने के लिए। प्यारे बच्चों, हमें मानव पूंजी के निर्माण करने के लिए निवेश करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे स्वस्थ मानव संसाधन निर्माण होता है। अगर हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि सरकार वो सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, तो डेफिनेटली हमारे देश के लोग जो है स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ अगर रहेंगे तो वो मस्त काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, चुस्ती से काम करेंगे और डेफिनेटली इसमें उत्पादन में भी वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी और उसके कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। इसीलिए ये मानव पूंजी में निवेश करना आवश्यक है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी ये बहुत ही, मैंने पहले ही कहा कि अगर हम लोग देश की लोगों को, देश के संसाधनों को, देश के सभी जनसंख्या को अगर हम लोग शिक्षित करते हैं, उसके बाद में उनको प्रशिक्षण देते हैं
और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो डेफिनेटली देश में आय भी बढ़ेगी और देश की ऐसे शिक्षित लोग देश में प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, अपने ज्ञान, अपने प्रतिभा और अपनी कुशलताओं का प्रयोग देश के विकास में वो उसका उपयोग करेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। इसका बाद में लास्ट है कि समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने के लिए, प्यारे बच्चों, जब किसी व्यक्ति को हम लोग शिक्षित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो डेफिनेटली जब उसको वो जहाँ पर वो नौकरी करता है, जिस क्षेत्र में भी वो काम करता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो अपने ज्ञान व प्रतिभा का उपयोग करता है और जिन चीज़ों का वो निर्माण करता है, तो इनडायरेक्टली वो देश की अन्य जनता को, अन्य समाज को भी उसका फायदा होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति अगर कोई आधुनिक टीवी बनाता है तो डेफिनेटली वो टीवी समाज के लिए उपयोग में आएगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जो किसानों के काम में आता है, तो डेफिनेटली भला ही वो किसान शिक्षित नहीं हुआ, लेकिन इसके शिक्षा के कारण डेफिनेटली उस किसान को भी उसका लाभ होगा। तो इस प्रकार से समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने के लिए हमें मानव पूंजी निर्माण में निवेश करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे मानव पूंजी निवेश के कौन कौन से क्षेत्र है और उसके क्या लाभ है। प्यारे बच्चों, सरकार को गुणवत्ता युक्त जनसंख्या का या लोगों का निर्माण करने के लिए, अर्थात मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए हमें जो निवेश करना है वो कौन कौन से क्षेत्र है, जिससे उस देश की जनसंख्या गुणवत्ता युक्त बनेगी या गुणवत्ता युक्त जनसंख्या का निर्माण किया जा सके। तो सबसे पहला है शिक्षा, यानी कि देश में सबसे निवेश करना है हमें शिक्षा पर। मतलब देश में एक बेहतर शिक्षा प्रणाली, सबको हर समय और बहुत ही कम खर्चे में शिक्षा अगर उपलब्ध है तो डेफिनेटली मानव पूंजी का निर्माण होगा। दूसरा है प्रशिक्षण क्षेत्र, यानी कि उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसमें व्यावसायिक शिक्षा देंगे। हम लोग किसानों को, मजदूरों को हम लोग ट्रेन करेंगे और व्यावसायिक अभ्यासक्रम तैयार करेंगे, जिससे लोग स्किल पर्सन होंगे, कुशलता पूर्वक वो अपने इस स्किल का उपयोग देश के उत्पादन में और अपने आय के वृद्धि करने में भी व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास दोनों ही उसमें साध्य होंगे। और तीसरा है इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य सेवाओं में हमें निवेश करना है। मतलब देश में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो ही वो हर क्षेत्र में कार्य कुशलता से, अपने पूरी ऊर्जा से काम करेगा। बहुत ज्ञान है, बहुत वो इंटेलिजेंट है, बहुत स्किल है उसके पास, लेकिन अगर स्वास्थ्य से वो अच्छा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। और इसीलिए मानव पूंजी की जब हम बात करते हैं तो वो मानव स्वस्थवर्धक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अब इसके लाभ क्या है? तो सबसे पहले तो श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है। श्रम मतलब यहाँ पर हर क्षेत्र में काम करे। यहाँ श्रम मतलब श्रमिक से लिमिटेड नहीं है। श्रम किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि शिक्षा ली जाती है, उसको वो लोग प्रशिक्षित है और इसीलिए उसकी श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है। और इसके कारण, गुणवत्ता बढ़ने के कारण ऑटोमेटिकली उत्पादकता में भी वृद्धि आ जाती है। वो अच्छी तरह से और बहुत ही सोच समझकर उत्पादन करता है और इसीलिए ये इसका लाभ है। आय में बढ़ोतरी, जैसे अभी इसके पहले भी मैंने विश्लेषण किया है, व्यक्तिगत आय के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वो उचित पोषण एवं स्वच्छता के प्रति सचेत भी होते हैं। मतलब किस प्रकार से डाइट लेना चाहिए, कौन कौन से हमें चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और साथ में स्वच्छता के प्रति भी वो लोग सचेत हो जाते हैं कि किस चीज़ को छूने से कौन सी बीमारियां होती है और क्या खाने से क्या होता है। इस प्रकार से कई सारे ज्ञान उसके पास इस शिक्षा के कारण, प्रशिक्षण के कारण आ जाते हैं। और ये न केवल उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए है बल्कि इसका फायदा समाज के लिए भी होता है कि अगर वो व्यक्ति स्वच्छता प्रिय है, वो स्वच्छता रखेगा तो डेफिनेटली उसका फायदा आसपास
के लोगों को लोग भी देखेंगे, वो भी उस प्रकार का स्वच्छता रखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से व्यक्तिगत से साथ साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को भी इसका लाभ मिलेगा। और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक लाभ, अभी इसके पहले भी मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने ज्ञान का उपयोग जो है, अपने प्रतिभा का उपयोग, जो भी क्षेत्र में भी वो काम करता है, उसके चीज़ें का उपयोग इनडायरेक्टली हमारे समाज को होता है, समाज के हर वर्ग को होता है। इस प्रकार से ये मानव पूंजी निर्माण में अगर हम लोग निवेश करते हैं तो ये लाभ होते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, जापान का उदाहरण। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं जापान एक प्राकृतिक संसाधनों में कमी है, मतलब जापान में जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम मात्रा में है, नहीं के बराबर है। वह अपने देश के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अन्य देशों से आयात कराता है। फिर भी जापान एक धनी एवं विकसित देश कैसे बना? तो इसका कारण है, इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, जो अभी हमने चीजें देखी कि उन्होंने अपने देश के लोगों को मानव पूंजी में परिवर्तित किया और उसी का उपयोग करके वो लोग आज एक धनी एवं विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले जापान ने अपने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करके उनके लिए बेहतरीन शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। देखो प्यारे बच्चों, उनके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए बेहतरीन शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई और अपनी जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति एवं स्वास्थ्यवर्धक में बदल दिया। उत्पादक परिसंपत्ति मतलब शिक्षा लेने के कारण, वो ट्रेन होने के कारण, मतलब प्रशिक्षित होने के कारण उसमें कुशलताएं प्राप्त हुई और इसके कारण वो अच्छी तरह से एक अच्छे उत्पादक बन गए। और स्वास्थ्यवर्धक मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वो लोग अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से ये सबसे पहला निवेश जो है जापान ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में किया। इस प्रकार शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ जापानियों ने उस देश में उपलब्ध भूमि, उपलब्ध पूंजी और कुछ अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया। अगर वो शिक्षित नहीं होते तो कुशल प्रयोग नहीं कर पाते, और इसीलिए जापानियों ने, शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ जापानियों ने भूमि और पूंजी जैसे व अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया और कुशलता एवं प्रौद्योगिकी विकसित की। मतलब लोगों में स्किल उन्होंने निर्माण किया और उसी स्किल का उपयोग करके, उसी ज्ञान का उपयोग करके उन्होंने अपने देश में नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया और इसी टेक्नोलॉजी के कारण ये देश धनी एवं विकसित बना। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों प्रमुख आर्थिक क्रियाएं। ये आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पर उल्लेख है, इसीलिए मैं इसको आपको थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वैसे प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, जो मूल प्रमुख आर्थिक क्रिया है वो 3 है, लेकिन वर्तमान समय में अगर आप लोग ज्योग्राफी वरिष्ठ कक्षाओं में पढ़ोगे तो वो 6वीं तक गई है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से, मतलब प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें मानव प्राप्त करता है उन क्रियाओं को समावेश ये प्राथमिक क्रियाओं में किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, कृषि, मत्स्यन यानी कि मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन मतलब जमीन से खनिजों को निकालना, उत्खनन करना, वानिकी यानी वन्य उत्पादों को इकट्ठा करना, और संग्रहण, संग्रहण मतलब वही कि वन्य उत्पादों को इकट्ठा करना, वस्तुओं को संग्रहित करना और उसे बेचना। तो ये सारी क्रियाएं प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में आता है और यह प्राकृतिक संसाधन, ये प्रकृति से ही हमें सीधे ये क्रियाएं मिलती है, इसलिए इसको प्राथमिक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। दूसरी है द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त उत्पादों को प्रसंस्करण करके अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है।
उसे हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। वेरी सिंपल। प्राकृतिक संसाधनों से जो भी चीजें, जैसे कृषि से हमें गेहूं मिल रहा है, गेहूं से आटा, आटे से ब्रेड या जो भी अन्य चीजें बनाए जाते हैं, उसे हम लोग, उस क्रिया को हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। पशुओं से हमें दूध मिलता है, वो प्राथमिक क्रिया हो गई। अब दूध पर हम लोग प्रक्रिया करेंगे, उसका हम घी बनाएंगे, उसके कई सारे पदार्थ बनते हैं, आप लोग जानते हैं। डेयरी उद्योग ये कंप्लीटली ये इस पर आधारित है। जमीन से हम लोग जो भी खनिज बाहर निकालते हैं, उस खनिजों को हम लोग पिघलाते हैं और उससे एल्यूमिनियम, लोह इस्पात और उससे कई सारे औजारों का, मशीनों का निर्माण करते हैं। वो हो गया। वानिकी, वनों से बहुत सारे पेड़ पौधों के हम लोग लाते हैं, औषधि वनस्पतियां लाते हैं, उससे दवाइयां बनाते हैं हम लोग। लाख, डींग, गोंद जैसे चीज़ें जिस फैक्ट्री में बनता है, वो हो गया द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। तो इस प्रकार से विनिर्माण मतलब सभी प्रकार के उद्योग, मतलब प्राकृतिक संसाधनों, जो भी हमें चीजें, जैसे लकड़ी मिलती है वनों से, लकड़ी की हम लोग चेयर बनाते हैं, तो जहां चेयर बनाते हैं या जो चेयर बनाने वाला व्यक्ति है वो विनिर्माण उद्योग में आता है, उसको हम लोग द्वितीयक आर्थिक क्रिया। तो सिंपल इतना ही ध्यान में रखना है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, कि जहां पर वस्तुओं को अधिक उपयोगी व मूल्यवान, उपयोगी मतलब मानव अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, और मूल्यवान मतलब उसकी कीमत बढ़ जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की कीमत वो कच्चे माल के रूप में होती है, और जब वो पक्का माल बनता है तो उसकी कीमत डेफिनेटली बढ़ जाती है, इसलिए वो मूल्यवान हो जाता है। तृतीयक आर्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली क्रियाएं तो तृतीयक आर्थिक क्रिया है। तो प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं को वो सेवाएं प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के लिए व्यापार, व्यापारी लोग जानते हैं आप लोग, किसान भी या कृषि या जो भी प्राथमिक क्रिया वाले लोग हैं, व्यापारियों से कई सारी चीजें लेते हैं और वो अपने प्राथमिक क्रियाएं की पूर्ति करते हैं। जैसे किसान एक व्यापारियों से खाद लेता है, उर्वरक लेता है, बीज लेता है, मशीन लेता है आदि। बैंकिंग क्षेत्र भी आप लोग जानते हैं, बैंकिंग क्षेत्र प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को भी मदद करता है, ऋण के रूप में, कर्जे के रूप में। उद्योगों को भी वो लोग ऋण देते हैं। इस प्रकार से बैंकिंग सेवा या उनका मनी ट्रांसफर करने की जो सुविधाएं, बैंकिंग सुविधा, परिवहन, कच्चा माल प्राथमिक क्रियाओं तक या कारखानों तक व किसानों तक या प्राथमिक क्रियाओं के लोगों तक पहुंचाने के लिए वो पक्का माल बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा काम करती है। संचार साधन, संचार साधन में आप लोग जानते हैं सभी प्रकार के आपके जो भी फ़ोन है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है, मीडिया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी दोनों को मदद करती है। शिक्षा भी दोनों को मदद करती है। स्वास्थ्य और पर्यटन, ये जो सेवाएं है, ये तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में आता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे महिला और पुरुष के बीच में श्रम विभाजन। सामान्यतः आप लोग जानते हैं महिला और पुरुषों के बीच में श्रम विभाजन कैसे होता है। वैसे हमारे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता है। तो पारंपरिक हमारी जो परंपराएं रही है, रीति रिवाज रहे हैं, ये हमारे प्राचीन काल से और हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोगों ने लगभग दोनों के काम बांटे हैं। वर्तमान समय में इसमें कहीं परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अधिकतर मात्रा में वही चीजें हमें दिखाई देती है। आमतौर पर महिलाएं घर में काम काज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सामान्यतः सभी नहीं, लेकिन अधिकतर महिलाओं का यही देखने को मिलता है। कुछ महिलाएं घरेलू काम करती है, मतलब अपने घर का काम करना, वेरी सिंपल, खाना पकाना है, उसके बाद में बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, घर की साफ सफाई करना है, सभी लोगों के परिवार के सदस्यों की देखभाल करना है, बुजुर्गों की सेवा करना है, ये सारी कामें हैं घरेलू कार्य। तो ये घरेलू काम करती है, परिवार का पालन पोषण करती है, बच्चों की देखभाल करती है। ये जो सारी सेवाएं हैं, ये जो सेवा करती है, ऐसी सेवाओं का कोई भी भुगतान नहीं होता है। मतलब उस काम के बदले हम लोग कोई उन्हें वेतन या पैसा या कोई विशेष प्रकार के तुलना, मतलब उसके रेशो में भुगतान नहीं करते हैं, वस्तुओं के रूप में या मुद्रा के रूप में। तो ऐसी सेवाओं का जो भुगतान नहीं किया जाता है उसको गैर आर्थिक क्रिया है,
उसी में मीनिंग है उसका गैर आर्थिक, मतलब जिसमें अर्थ नहीं है, जिस काम के लिए सिंपल पैसा नहीं मिलता है, केवल पैसा ही नहीं अन्य चीज़ें भी मिल सकती है, तो उसे हम लोग गैर आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। इनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। तो ये गैर आर्थिक क्रियाएं, कई सारे उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, बच्चे की देखभाल करती है, ये गैर आर्थिक क्रियाएं है। घर के काम करती है वो, जिसका कोई भुगतान नहीं मिलता है। अगर कोई फ्री में किसी को बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी गैर आर्थिक क्रिया है। कोई डॉक्टर फ्री में किसी को इलाज कर रहा है तो वो पर्टिकुलर क्रिया, अगर वो डॉक्टर पैसा लेता है तो वो आर्थिक क्रिया हो जाएगी, अगर वो फ्री में कर रहा है तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो जाएगी। वेरी सिंपल, जिसमें अर्थ नहीं है वो गैर आर्थिक, जिसमें अर्थ पैसा मिलता है या कुछ ना कुछ सेवा के बदले में कुछ भुगतान उसको मिलता है तो उसे कहा जाता है आर्थिक क्रिया। कुछ महिलाओं के काम के लिए भुगतान किया जाता है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। कुछ महिलाओं के काम के लिए जब भुगतान किया जाता है तो उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें पैसा मिलता है, कहीं काम मिलती है, फैक्ट्री जैसे कोई सब्जी बेच रही है कोई महिला। एक आपके किताब में उदाहरण दिए हैं दो, एक है आपका शकल का। शकल एक 12 साल का बच्चा है और उसके पिता खेती का काम करते हैं, माता कंप्लीटली घर का काम करती है। तो शकल की माता जो है उसकी क्रिया क्या हो जाएगी, गैर आर्थिक क्रिया है। लेकिन शकल थोड़ा पढ़ाई में होशियार है, पिताजी भी चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे। फिर वो 10वीं पास हो गया, पढ़ाई में अच्छा होने के कारण पिताजी ने कर्जा लिया, ऋण लिया और उसे अच्छे जगह पर व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर के लिए उन्होंने व्यावसायिक अभ्यासक्रम जो होते हैं हमारे देश में प्रोफेशनल, जैसे हम लोग पॉलिटेक्निक वगैरह की ITI की बात करते हैं, तो वहाँ पर उनको प्रवेश ले लिया। उन्होंने कंप्यूटर में डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद में उसे एक प्राइवेट फर्म में एक अच्छी नौकरी मिली। वो थोड़ा होशियार था, ज्ञानी था और उसको प्रशिक्षण मिला था। देखिए, ये प्रशिक्षण मिलने के कारण उस शकल में कैसी गुणवत्ता आ गई और वो एक स्किल पर्सन कैसे बन गया। तो उन्होंने वहाँ फर्म में जाकर एक कंप्यूटर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके कारण उस कंपनी की, उस प्राइवेट फर्म के जो भी सामान बेचते थे उसकी बिक्री बढ़ गई, जिसके कारण फर्म के मालिक ने शकल को प्रमोशन भी दे दिया, नियमित उसको आय भी, मतलब इनकम भी बढ़ी और प्रशिक्षित भी हो गया। यही है प्यारे बच्चों मानव पूंजी। क्या है, मानव पूंजी। अगर वो शिक्षा नहीं लेता तो शायद वही पिता के घर में खेती में काम करता। दूसरा उदाहरण है विलास का। विलास के पिता मछुआरा थे, लेकिन जब ये 2 साल का था तब उनकी मौत हो गई और ये विलास को एक छोटी सी बीमारी है, गठिया की बीमारी है और पिताजी मर गए। माता जो है पिताजी मरने के बाद में जमींदार तालाब में जाकर जमींदारों से मछलियाँ खरीदती है और वो मछलियाँ खरीदकर गांव के आसपास में मंडी में जाकर बेचती है। मुश्किल से उसको प्रतिदिन 30-40 रुपये मुनाफा मिल जाता है, जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही कठिन था। और इसके कारण जब वो बीमार पड़ गई तो इलाज के लिए पैसा नहीं था, देखभाल करने के लिए और कोई नहीं थे, बेटा पहले से ही गठिया से बीमार था और इसके कारण उसकी माँ भी मर गई। और फिर लास्ट में शिक्षा में तो उसको रुचि थी नहीं विलास को, और इसीलिए फिर उन्होंने भी अपने ही माता पिता का मछलियाँ बेचने का काम शुरू किया, जो मुश्किल से अपना गुजारा चला सकता था। इस 2 उदाहरण में प्यारे बच्चों देखिए, एक ने शिक्षा लिया, प्रशिक्षण लिया उसको अच्छी नौकरी मिली, आय में वृद्धि हुई और एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया, यानी कि देश में उन्होंने प्रौद्योगिकी का विकास किया जो समाज के लिए काम आ गया। इस प्रकार से दूसरी तरफ आपने देखा, शिक्षा नहीं ली उसने, वो बीमार था, पैसे न होने के कारण इलाज नहीं कर पाया और परिणाम स्वरूप उसे वही पारंपरिक अपना व्यवसाय अपनाना पड़ा और उसमें भी उसका गुजारा चलाना मुश्किल था। यह है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहेंगे उसको, मानव पूंजी का फर्क। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा है तो क्या फर्क होता है और नहीं होता है तो क्या होता है। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग कहेंगे कि मैंने उदाहरण इसलिए मैंने बताया था कि आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। तो ये जो
सकुल की माँ है, इसकी क्रिया है गैर आर्थिक में, क्योंकि वो केवल घर का काम करती है। और जो विलास की माँ है वो सब्जी मंडी मतलब मछलियाँ बेचती थी, जिससे उसे कुछ पैसा मिलता था, वो आर्थिक क्रिया है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतें शामिल होती है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या है प्यारे बच्चों। जब महिलाएं श्रम बाजार में प्रवेश करती है तब उनकी आय पुरुषों की तरह उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित होती है। प्यारे बच्चों देखिए, अभी आपने जो उदाहरण देखे थे सकल और विलास का, डेफिनेटली सकल के पास में शिक्षा थी, वो स्किल पर्सन था, कुशलता थी उसके पास, इसके कारण उसकी आय कैसे निर्धारित हो गई? तो उसकी आय निर्धारित की, अगर उसके पास शिक्षा नहीं होती तो शायद फर्म वाला उसे नौकरी नहीं देता था। इसलिए उसके पास शिक्षा और कुशलता होने के कारण ही उसकी आय निर्धारित हुई, अच्छे वेतन वाली उसको नौकरी मिल गई। तो इस प्रकार से महिलाओं की भी वही स्थिति है। अगर कोई महिला शिक्षित है और उसके पास स्किल यानी कि कुछ प्रशिक्षण उन्होंने लिया है, तो डेफिनेटली उसकी आय अधिक होगी और उसका विकास भी अधिक होगा। अधिकांश महिलाएं के पास, लेकिन हमारे देश में अगर हम लोग एक नज़र डालते हैं तो अधिकांश महिलाओं के पास कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है तथा कानूनी सुरक्षा नहीं होती है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं एक तो अशिक्षित है या बहुत कम शिक्षित है और उनके पास कोई विशेष स्किल नहीं है। इसके कारण वो ऐसी जगह काम करती है, टेम्पररी जिसे हम लोग कहते हैं, डेली वेजेस जिसे हम लोग कहते हैं, कि जहाँ पर नौकरी की कोई मतलब कभी भी वो मालिक उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। बहुत कम मजदूरी पर काम उनको काम लिया जाता है, अधिक घंटों तक काम लिया जाता है, जिसमें कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं होती है और इसलिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। इसे हम लोग अनियमित रोजगार या असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र व संगठित क्षेत्र की विस्तृत जानकारी आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैंने इसी वर्ष में आपको उसके सारे बिंदु आगे हम लोग देखेंगे। तो सामान्यतः ये रोजगार अनियमित रोजगार और नियमित रोजगार, टेम्पररी एंड परमानेंट, जिसे हम लोग कहते हैं असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र, उनकी क्या विशेषताएं देखिए। संगठित क्षेत्र या नियमित रोजगार की विशेषताएं लिखो। यह एक आर्थिक कार्यों का विभाजन है, मतलब जो भी लोग आर्थिक कार्य करते हैं उसका विभाजन है जो लोगों के नियोजित होने के आधार पर वर्ग। नियोजित मतलब वो परमानेंट है या परमानेंट नहीं है, उसके आधार पर। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य आते हैं जहां रोजगार अवधि नियमित होती है। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। संगठित क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां पर जो कार्य होता है वो नियमित रूप से होता है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन काम मिलेगा और बाद में, वो नियमित मतलब अपनी भाषा में परमानेंट, सामान्य बोलचाल की भाषा में परमानेंट नौकरी और टेम्पररी तो ये परमानेंट होता है। इस क्षेत्र में लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, मतलब उस व्यक्ति को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसको क्या काम करना है, एक सुनिश्चित काम होता है। यह सरकार द्वारा ऐसे जो उद्यम होते हैं, ऐसे जो फैक्ट्रियां होती है, ऐसे जो फर्म होते हैं वो पंजीकृत होते हैं, रजिस्ट्रेड होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होता है। नियम और विनियम, सरकारी नियम और उसके बाद में फर्म के वो वस्तुओं को बेचने के लिए भी कुछ जो नियम होते हैं उसको विनियम कहते हैं, उसका अनुपालन करना होता है। कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। वो रोजगार सुरक्षा के लाभ क्या क्या है देखिए। इन क्षेत्रकों के नियमों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी कितनी देना है, सेवा अनुदान अधिनियम, मतलब सेवा समाप्त होने के बाद में उसको जो भी राशि मिलेगी वो, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होता है, मतलब सरकारी कानूनों का पालन करना होता है। सिंपल में काम का समय निश्चित होता है, इसमें काम के घंटे कंप्लीट निश्चित होते हैं। सामान्यतः हमारे देश में 8 घंटे का, उसमें से 1 घंटा जो है लंच और टी ब्रेक वगैरह होता है, तो जनरली 6 घंटे या 7 घंटे लोग काम करते हैं। काम का समय निश्चित होता है और अगर हमसे ज़्यादा काम करता है तो नियोक्ता को उन्हें अतिरिक्त वेतन, किसी किसी जगह पर कभी कभी अतिरिक्त मतलब जब मांग बढ़ जाती है तो उन्हीं लोगों से
अतिरिक्त समय में काम लिया जाता है, जिसको ओवर टाइम कहा जाता है। तो ओवर टाइम का अतिरिक्त पैसा, और उसका बहुत अधिक पैसा होता है, दुगना पैसा देना पड़ता है फर्म को, तो उसे ओवर टाइम कहते हैं। तो अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त राशि देनी होती है। इसके अलावा ऐसे जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सवेतन छुट्टी मिलती है, मतलब उसको छुट्टियां मिलती है, पैसा नहीं कटता है, वेतन मिलता है उस दिन का। अवकाश काल की छुट्टी भी मिलती है, जैसे हमारे लोगों को, टीचरों को अवकाश होता है 2 महीने का, उनको भी अवकाश की छुट्टियां मिलती है। भविष्य निधि जो है, जो उसके वेतन से जो भी पैसा कटता है वो भविष्य निधि में जमा होता है, और लास्ट में उसको सेवा अनुदान भी मिलता है, यानी कि पेंशन भी मिलती है। चिकित्सीय लाभ, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है। बहुत सारे सरकारी जो फैक्ट्री है, सरकारी जो भी फर्म के अनुसार, सरकारी नियमों के अनुसार जो कारखाने चलते हैं, उन्हें चिकित्सक लाभ, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। सेवानिवृत्ति पर पेंशन भी मिलती है। तो ये सारे परमानेंट या संगठित क्षेत्र या नियमित रोजगार वालों को मिलता है। नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्यस्थल और पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें रखना होता है। पीने के लिए पीने का पानी होना चाहिए, सुरक्षित कार्यस्थल, किसी भी कर्मचारियों को कोई हानि न पहुँचे या कोई एक्सीडेंट न हो, और पर्यावरण का भी पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। उन्हें पेड़ पौधे लगाने होते हैं, या अन्य जो भी चीज़ें हैं उनका जो भी रॉ मटेरियल छोड़ना होता है, तो पर्यावरण को नुकसान न हो, इस दृष्टि से उनको पूरी तरह से खबरदारी लेनी होती है। कर्मचारी को अपने वरिष्ठों के खिलाफ शिकायत करने का अवसर मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। संगठित क्षेत्र या नियमित रोजगार में क्या होता है, अगर अपने अधिकारियों के बारे में अगर कर्मचारियों को कुछ शिकायत करनी है तो वो शिकायत कर सकता है, उसका अवसर दिया जाता है। और अभी आप लोग जानते हैं कि आरटीआई जो अधिकार दिया है, हर डिपार्टमेंट में उसके अधिकारी नियुक्त किए गए, उसके द्वारा भी वो शिकायत कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र या अनियमित रोजगार की विशेषताएं देखिए। यह एक आर्थिक कार्यों का विभाजन है जो लोगों के नियोजित होने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वही असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिक्री इकाइयां हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। ये छोटी मोटी ऐसी फैक्ट्रियां होती है, छोटे मोटे ऐसे फर्म होते हैं, सामान्यतः कभी कभी इनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते हैं, और ये सरकारी नियंत्रण से लगभग बाहर होते हैं, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ती है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकता है, वो पावर होते हैं। रोजगार प्राय नियमित नहीं होते, यहाँ पर नौकरी जो होती है परमानेंट नहीं होती है, काम परमानेंट नहीं होता है, वो कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं के बराबर, मतलब इनको भी सरकारी नियमों का पालन करना होता है। कुछ ऐसे विनियम होते हैं, लेकिन उसका ये लोग पालन नहीं करते, क्योंकि इन्हें सस्ते दरों में मजदूर लेना है। जैसे महिलाओं को आमतौर पर लेते हैं, उससे अधिक घंटों तक तो काम करते हैं, कम वेतन में काम करते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। यह कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और प्राय नियमित नहीं होते हैं। यहाँ अतिरिक्त समय पर काम करने, सवेतन छुट्टियाँ, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं। जिस दिन काम पे नहीं उस दिन पगार नहीं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं नहीं थी। खासतौर पे महिलाओं के लिए है ये, क्योंकि महिलाओं से हमने शुरू किया था कि महिलाएं सामान्यतः कम वेतन पर क्यों काम करती है। तो इस क्षेत्र में महिलाओं को प्रसूति अवकाश जो परमानेंट नौकरी में होता है, लगभग 6 महीने का हमारे देश में उनको प्रसूति अवकाश दिया जाता है। और शिशु देखभाल, बच्चों की देखभाल करने के लिए उसी संस्था में, उसी फैक्ट्री में एक क्या कहते हैं हम लोग आजकल, जो बालवाड़ी जैसे केंद्र भी, शिशु केंद्र भी वहाँ पर बनाए जाते। खासतौर पे जहाँ पर 30 से अधिक महिलाएं काम करती है, तो उस फर्म को वहाँ पर उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए ऐसे छोटी बालवाड़ी केंद्र या शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना अनिवार्य होता है। सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं नहीं होती है, मतलब सुरक्षा नहीं होती है वहाँ पर। आमतौर पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई जगह पर इस प्रकार से उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया जाता है। उस दृष्टि से ये सामाजिक सुरक्षा तंत्र है। लेकिन वही परमानेंट नौकरी में ऐसा नहीं होता। अगर होता भी तो भी वो कंप्लेंट कर सकते। यहाँ कंप्लेंट करोगे तो दूसरे दिन आपको काम से निकाला जाएगा। रोजगार सुरक्षित नहीं है, श्रमिकों को बिना कारण भी हटाया जा सकता है।
कुछ मौसम में जब काम नहीं होता है तो उन्हें हटाया जाता है। बहुत से लोग नियोक्ता के पसंद पर निर्भर होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप लोग, नियोक्ता मतलब यहाँ पर फर्म का मालिक, जो भी मालिक है उसको जो लोग पसंद आएंगे उसी को रखता है वो, जो लोग पसंद नहीं आएंगे उसे वो निकाल देता है। और इसीलिए ये नियोक्ता के पसंदी पर ही लोगों को काम मिलता है। ऐसे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के मालिक के खिलाफ शिकायत का कोई अवसर नहीं, क्योंकि शिकायत करने पर तुरंत आपको काम से निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर का पहला भाग हम यहाँ समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट जो भाग में हम लोग देखेंगे कि जहाँ से हमने आपको बताया था कि मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए या जनसंख्या में गुणवत्ता निर्माण करने के लिए हमें कौन से ऐसे कारक है जिसको हमें निवेश करना है, वही 3 कारक जो हम लोग देखेंगे। मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिख लीजिए। धन्यवाद।